बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया था और इसके फर्स्ट 2 लेक्चर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, मीन के वो बातें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, इनको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा और ख़ास तौर पे जो है ना, मैप को अपने सामने रख के उसके अकॉर्डिंग जो है ना, मीन के एक इमेज अपने माइंड में बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा माइंड ऐसा होता है, ऐसा है कि जो मीन के विजुअल चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रह जाती हैं, ज़्यादा देर तक जो है वो हमारे दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं तस्वीर की शक्ल में। तो इन चीज़ों को कनेक्ट किया करें एक मैप की शक्ल में अपने माइंड में। जी, तो देखते हैं जुलाई 26 1956 में जमाल अब्दुल नासिर जो थे, उन्होंने स्विस कैनाल को नेशनलाइज़ किया था। ठीक है, वो टैक्स वगैरह वाली बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जो दरियाए नील था उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा डैम बनवाया था जमाल अब्दुल नासिर ने, जो कि मिस्र के प्रेसिडेंट थे। और वो डैम उन्होंने कैसे बनवाया था, स्विस कैनाल के ऊपर जो है उन्होंने टैक्स लगाया था। जो लोग वहाँ से तिजारत के लिए मीन शिप्स वगैरह गुजरते थे तो उनसे वो टैक्स लेके और उन्होंने वो डैम बनवाया था। तो ये वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों ने डेट्स याद रखनी है कि कब जो है स्विस कैनाल जो है उसको कब नेशनलाइज किया गया। यूरोप रिफ्यूज टू पे टैक्स, ही क्लोज द कैनाल फॉर 1 ईयर 1956 टू 1957। यूरोप वालों ने जो है टैक्स पे करने से इनकार कर दिया था। तो जमाल अब्दुल नासिर ने 1956 से 1957 तक 1 साल के लिए नहर को बंद कर दिया था। मीन के वहाँ से किसी को भी गुजरने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वो इजिप्ट से गुजर रही थी नहर। फ्रांस, अमेरिका एंड ब्रिटेन गॉट रेडी फॉर वार। फिर जो है फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया वालों ने जंग करने का फ़ैसला किया, लेकिन बाद में फिर उनकी आपस में जो है वो सुलह हो गई और वो टैक्स वाली बात पे एग्री हो गए और उन्होंने टैक्स अदा करना शुरू कर दिया और असवान डैम फिर इस तरह से तामीर हो गया। देयर वाज नो वाटर वे बिटवीन अरेबियन कंट्रीज़ एंड वेस्ट। अच्छा, हमने देखा था कि जो हमारे पास था साउथ, सॉरी, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की साइड पे, ईस्ट साइड पे अगर आप देखें या ईस्ट नॉर्थ साइड पे, यहाँ पे जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में अरेबियन कंट्रीज़ आ जाती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे जो है वो सऊदी अरब वगैरह और बाकी अरेबियन कंट्रीज़ इस जगह पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो है वो सिनाई माउंटेन है तकरीबन, और इधर स्विस कैनाल जहाँ पे बनाई गई थी, तो स्विस कैनाल से इस साइड पे हो जाता है यूरोप। ठीक है, तो यूरोप से जो शिप्स वगैरह और जो भी ट्रेड के लिए जो भी शिप्स वगैरह आते थे वो यहाँ से स्विस कैनाल से गुजर के और इस साइड पे, और इधर वाली इधर मीन की तिजारत होती थी और इस साइड की साइड पे दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में जो है वो शिप्स वगैरह गुजरते रहते थे वहाँ से। तो क्या हुआ कि जमाल अब्दुल नासिर ने जो है वो 1 साल के लिए उस नहर को बंद किया और बाकी कंट्रीज़ ने फिर जो है वहाँ पे जंग करने का फ़ैसला किया, लेकिन बाद में फिर उनके आपस में सुलह हो गई इस बात पे कि उन्होंने टैक्स पे करना शुरू कर दिया। बाद में असवान डैम भी जो है वो बना दिया गया वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बताने जा रही हूँ कि जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है वो तिजारत के लिए यूरोप जो है चाहता था कि ये नहर बनाई जाए और उन्होंने वो नहर बनाई और इस तरह से जो है वो उनकी ट्रेड का सिलसिला आपस में मतलब कि कंटिन्यू हुआ वहाँ से। ब्रिटेन, अमेरिका एंड फ्रांस डग अ कैनाल। उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर जो है ये नहर खुदवाई थी और 10 साल में ये नहर खोदी गई थी, क्योंकि ये पहाड़ में सिनाई माउंटेन में बनाई गई थी। तो इस वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था ये पहाड़ की खुदाई करना। तो ये कब जो है वो खोदी गई थी, 1859 टू 1869। ठीक है, लेंथ ऑफ स्विस कैनाल 193 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेक्चर केमिस्ट्री के पेपर में भी आया था। 193 किलोमीटर जो है वो स्विस कैनाल की लेंथ है। और मोज़म्बिक कंट्री जो है उसको हम लैंड ऑफ रेयर स्पीशीज़ भी कहते हैं। मोज़म्बिक कंट्री का नेम याद रखना है कि लैंड ऑफ रेयर स्पीशीज़ भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही नायाब किस्म के जो है वो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, मीन के जानदार पाए जाते हैं, बहुत ही नायाब किस्म के, जो कि दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं पूरी दुनिया में? कज़ाकिस्तान है, मंगोलिया, चैड। पहले नंबर पे कज़ाकिस्तान, दूसरे पे मंगोलिया, तीसरे पे चैड है। और चैड जो है ये आपको पता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, तो इसलिए जो है हम इनका ये ऑर्डर यहाँ पे याद करेंगे ताकि जो है ये वैसे ऑन द होल पूरी वर्ल्ड के लिहाज से हैं, तो अफ्रीका के लिहाज से जो है हमने चैड को याद रखना है कि ये अफ्रीका में से सबसे बड़ी जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है और बाकी ऑन द होल पूरी दुनिया में देखें तो तीसरे नंबर पे है।
उसके बाद नेक्स्ट है जो इजिप्ट है या कैरो है, जो इजिप्ट का कैपिटल है, उसको गिफ्ट ऑफ नील भी कहा जाता है, क्योंकि दरिया नील वहीं से गुजरता है ना, तो इस वजह से गिफ्ट ऑफ नील जो है वो मिस्र को या फिर मिस्र के कैपिटल को कहा जाता है। लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिहाज से जो अफ्रीका की बड़ी कंट्रीज़ हैं वो चैड, नाइजर एंड नाइजेरिया हैं। फिर आ जाता है जी हमारे पास कॉन्गो इज़ सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका आफ्टर नील, दरिया नील के बाद जो दूसरा बड़ा दरिया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वो कॉन्गो है, ठीक है। और इसके अलावा ये डीपेस्ट रिवर भी है और इसकी डेप्थ 230 मीटर्स है। कैप टाउन इज़ अ टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका फेमस फॉर ब्लैक मार्केटिंग, कैप टाउन जो है वो साउथ अफ्रीका कंट्री का एक टाउन है जो कि ब्लैक मार्केटिंग के लिए, मीन के काले धंधे के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उसने भी एक बार वहाँ पे जाके पनाह ली थी। बाबुल मंदब स्ट्रेट कनेक्ट्स यमन विद हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब मैंने आपको जो थोड़ा सा अभी एक मैप बताया था कि यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इस साइड पे यूरोप है, यूरोप के यहाँ पे अरेबियन कंट्रीज़ है ना, तो यहाँ पे यमन भी है, यमन कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि बाबुल मंदब स्ट्रेट, बाबुल मंदब स्ट्रेट यहीं से है ना, इस जगह से। तो बाबुल मंदब स्ट्रेट जो है वो किसको किसके साथ कनेक्ट कर रही है, कनेक्ट्स यमन विद हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, मीन के अफ्रीका को जो यहाँ से एक वो हमने पार्ट पढ़ा था, उसको इस साइड से जो यहाँ से मीन के ये सेंटर में जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वो यहाँ पे रेड सी आ जाता है और रेड सी के आगे जो है वो बाबुल मंदब स्ट्रेट है, ठीक है। ये वाली जगह बाबुल मंदब स्ट्रेट है, तो बाबुल मंदब स्ट्रेट जो है वो अफ्रीका की हॉर्न को, इस जगह को किसके साथ कनेक्ट कर रही है बेसिकली, वो यमन के साथ, यमन जो कि एशिया में एक कंट्री है। लार्जेस्ट आइलैंड कौन से हैं, फर्स्ट नंबर पे ग्रीनलैंड है, ये पूरी दुनिया में बात करें। पपावा न्यू गिनी जो है सेकंड नंबर पे है, बर्नी तीसरे नंबर पे है और मेडागास्कर चौथे नंबर पे है। वैसे अगर जस्ट अफ्रीका की बात की जाए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो मेडागास्कर जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड है ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इन इंडियन ओशन। और ये क्या कौन से समुंदर में ये आइलैंड है, इंडियन ओशन के अंदर है। बुरुंडियन सिविल वार, अच्छा बुरुंडी हमने एक कंट्री पढ़ा था और बुरुंडियन सिविल वार उसी के नेम से आप लोगों ने याद रखना है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है बुरुंडी। और क्या है जी, ये मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान ये जंग हुई थी और ये 1993 से 2005 तक रही थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था इस जंग में और तकरीबन 3 लाख लोग जो है उनकी मौत हुई थी इस जंग के अंदर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट साउथ अफ्रीका कंट्री, सॉरी यहाँ पे कॉन्टिनेंट नहीं है, यहाँ पे कंट्री है। जो साउथ अफ्रीका कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब अलहदा से मैंने लिखे हैं। इसकी टोटल 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 3 इसके कैपिटल्स हैं, ठीक है। कैपिटल्स के नेम आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं, इनको जो है वो मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप में, यहाँ मैं लिख नहीं सकी। 2 इंपॉर्टेंट कैप्स हैं यहाँ पे मीन के साउथ अफ्रीका कंट्री के साथ, स्मॉलर देन पेनिनसुला। अब कैप की डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको पहले बताई थी। कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन, कॉन्टिनेंट जो है वो खुशकी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जिसको हर तरफ से पानी ने घेरा हुआ होता है, ठीक है। ये ब्लू कलर का हम पानी बना देते हैं, मीन के एक बहुत बड़ा खुशकी का टुकड़ा है और उसको हर तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट क्या होता है, खुशकी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिसको हर तरफ से पानी ने घेरा हुआ होता है। अब अगर इसी डेफिनेशन को हम यूँ कह दें कि खुशकी का एक छोटा टुकड़ा, ठीक है, खुशकी का एक छोटा टुकड़ा, यहाँ पे एक बना लें, ये खुशकी का एक छोटा टुकड़ा है जिसको हर तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, मीन के इसके साइडों पे हर तरफ पानी है, तो छोटे टुकड़े को हम आइलैंड कहते हैं। अब तीसरी डेफिनेशन सुने। अब खुशकी का जो है वो एक ऐसा टुकड़ा जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। अब देखिए ना, ये वाला टुकड़ा, ये मेन लैंड है ना, जो मैंने आपको आइलैंड सॉरी कॉन्टिनेंट बताया, कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा दूर है जो आइलैंड मैंने आपको बताया, मीन के वो टोटली पानी में है, उसके चारों तरफ से पानी है, तो उसको हम आइलैंड कहते हैं। लेकिन आइलैंड और कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है कि कॉन्टिनेंट का साइज़ बड़ा होता है और आइलैंड का साइज़ जो है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट बहुत छोटा होता है। फिर पेनिनसुला की बात करते हैं, तो पेनिनसुला जो है वो खुशकी का एक टुकड़ा होता है जिससे 3 तरफ से जो है वो पानी लग रहा होता है और एक तरफ से वो मेन लैंड के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ से आप देखें तो ये इसका जो है वो मेन लैंड के साथ कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला साइज़ में बड़ा होता है। अगर यही चीज़ पेनिनसुला की बजाय एक छोटा सा टुकड़ा है, यहाँ पे आप देखें ना, इन दोनों का साइज़ आप मेजर करें, दोनों के साइज़ को थोड़ा कंपेयर करें, तो ये वाला साइज़ जो है वो बड़ा है, इसे हम पेनिनसुला कहेंगे। लेकिन ये खुशकी का एक छोटा सा टुकड़ा है जो एक तरफ से ज़मीन के साथ कनेक्टेड है और बाकी जो है वो 3 तरफ से उसे पानी लग रहा है। तो खुशकी का ऐसा टुकड़ा जिसको हर तरफ से पानी लग रहा हो लेकिन एक तरफ से वो मेन लैंड के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन साइज़ में वो थोड़ा छोटा हो, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे कैप कहते हैं, CAPE कैप,
ठीक है। कैप क्या चीज़ होती है? खुश्की का एक छोटा टुकड़ा जिसे 3 तरफ से पानी ने घेरा हुआ होता है और एक तरफ से वो मेन लैंड के साथ कनेक्टेड हो, उसे कैप कहते हैं। और कैप से साइज़ में जो बड़ा होता है वो भी डेफिनेशन सेम यही होती है, लेकिन उसका साइज़ बड़ा होता है, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। बाकी आइलैंड और कॉन्टिनेंट का तो पहले से ही कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को। जी नेक्स्ट देखते हैं। जी 2 इम्पॉर्टेंट कैप्स देखनी है हमने यहाँ पे कौन सी कंट्री में? साउथ अफ्रीका कंट्री में, ठीक है। एक एक कैप जो है कैप ऑफ एंगुलास है और दूसरी कैप जो है कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। कैप ऑफ गुड होप, ये इनकी मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये जो मैंने आप लोगों को पहले डायग्राम भेजी थी ना, दिखाई थी पिछले लेक्चर में और आप लोगों के पास नोट्स में भी मौजूद होगी। ये छोटा सा एक टुकड़ा मैंने उसका लिया है, पूरा जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया। आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये वाली कंट्री जो है ये साउथ अफ्रीका कंट्री है ये सारी, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे ब्लैक कलर के 2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये कैप ऑफ गुड होप है और ये कैप ऑफ एंगुलास है, ठीक है। एंगुलास कुछ भी पढ़ लें इसको। तो ये दोनों कैप्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनके नेम याद रखने हैं और इनके बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं आगे देखते हैं। जी ये जो सेकंड वन थी, फर्स्ट वन जो थी ये इंडियन ओशन में प्रेजेंट है और फ्रॉम नहीं बल्कि ये इंडियन ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। रोबन आइलैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के करीब जो है एक आइलैंड प्रेजेंट है जिसे रोबन आइलैंड कहते हैं, ये भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। और पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर वास्को डी गामा याद रखना है, ये पहला यूरोपियन था जिसने क्या किया था? वो इंडिया गया था समुद्री रास्ते से, ठीक है। अटलांटिक ओशन के थ्रू वो गया था। ये याद रखना है कि कौन से रास्ते से वो गया था, इंडिया कहाँ कौन से रास्ते के थ्रू पहुंचा था? अटलांटिक ओशन के थ्रू। ही सेल्ड फ्रॉम लिस्बन पोर्तुगाल और फिर जो है जुलाई 1497 या 1498 में जो है वो यहाँ से गया था अराउंड द केप ऑफ गुड होप एंड रीच टू इंडिया, और इंडिया वो पहुँचा। बस ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये याद रखने हैं। फिर जी हमारे पास आ जाते हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो हैं ये एक फ्रीडम फाइटर थे, बॉर्न इन साउथ अफ्रीका 18/7/1918 में, और इनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 2013 में। और 27 साल जो है ये जेल में रहे थे 1962 से 1990 तक। रोबेन आइलैंड पर जो है इन्हें कैद किया गया था, रोबेन आइलैंड पर 27 साल के लिए। और वो 27 साल की जो जेल उन्होंने काटी थी उसमें उन्होंने बुक्स लिखी थी। और जेल में उन्हें क्यों डाला गया था, उन पे जो है वो जब पैदा हुए थे तो तब भी गुलामी की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी थी हमेशा, लेकिन उन्होंने हमेशा इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, तो उनके ख़िलाफ़ वो बागी होने का जो है वो लगाया गया उन पे इल्ज़ाम बगावत का, और उस वजह से फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। और उन्हें कहाँ पे कैद रखा गया? रोबेन आइलैंड पे, इनके एक अलहदा जजीरे पे कैद रखा गया 27 साल तक। और उन्होंने उसी कैद में जो है बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी, तो इस वजह से बाद में जो है ना उन्हें उन्हीं बुक्स की वजह से बहुत से प्राइज़ मिले। ये आप लोगों ने याद रखना है। 1990 में प्राइज़ दिया गया, 1992 में, 1993 में और 1994 में। 1990 में उन्हें रशियन लेनिन पीस प्राइज़ मिला, 1992 में निशान पाकिस्तान मिला पाकिस्तान की तरफ से, 1993 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला, और 1994 में जो है वो प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका कंट्री के, और वो 1999 तक प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। उन्होंने उनकी वैसे तो काफ़ी सारी बुक्स हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट बुक्स के नेम आप लोगों ने याद रखने हैं। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक ये इंपॉर्टेंट बुक है उनकी, और दूसरी कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है। इनके नेम याद रखने। वर्ल्ड साल्टी लैक्स जो है वो कौन कौन सी हैं? साल्टीएस्ट लैक्स हम कह दें कि बहुत ज़्यादा जो नमकीन है, जिनमें नमक की कसावत बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है साल्ट की। असाल लैक जो है वो पूरी दुनिया में पहले नंबर पे है, और डेड सी जो है वो दूसरे नंबर पे। असाल लैक कहाँ पे मौजूद है? ये जबूती जो कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे प्रेजेंट है असाल लैक, ठीक है। वैसे नेट पे आप लोगों को ना डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन ये आप लोगों ने इसी सीक्वेंस में फर्स्ट और सेकंड याद रखने। वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्टी लेक जो है, लार्जेस्ट मीन के लंबाई के लिहाज से या वॉल्यूम के लिहाज से वो कैस्पियन लेक है, तो इस तरह भी याद रखना है। ये दोनों जो है ना, इनको किस लिहाज से इनको ऑर्डर किया गया है? इनमें नमक की मिकदार के लिहाज से फर्स्ट और सेकंड कहा गया है, और इसको वॉल्यूम के लिहाज से कि ये ज़्यादा मीन के बड़ी जो है हम कह सकते हैं बड़ी जो झील है वो कैस्पियन है। मीन के समंदर की मिकदार इसमें नमक की मिकदार एज़ कम्पेयर टू असाल लेक एंड डेड सी कम है, लेकिन वॉल्यूम इसका ज़्यादा है। ये वैसे लंबी है, बड़ी है, तो इस वजह से आप लोगों ने इनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके रखना है। नेपोलियन बोनापार्ट
जो थे ये नेपोलियन वन भी इनको कहा जाता है। ये एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर थे, एम्परर थे, और उन्होंने फ़तह किया था यूरोप को अर्ली 19th सेंचुरी में। और बाद में जो है वो फिर पूरी दुनिया को फ़तह करना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत से यूरोप के हिस्से को फ़तह कर लिया था। अभी मज़ीद वो आगे बढ़ रहे थे, तो बाद में जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था बाय अमेरिका ने उन्हें अरेस्ट किया था वाटरलू वार में, और ये वार का नेम भी याद रखना है। और उनको फिर जिला वतन कर दिया गया था, एग्जाइल्ड एट सेंट हेलिना आइलैंड, और इन 1815 में सेंट हेलिना आइलैंड पर जो है उन्हें भेज दिया गया, और उन्हें जिला वतन में इनके अपने मुल्क से निकाल दिया गया। और वो फौत हुए थे 51 ईयर्स एज में 1821 में। कोफ़ी अनान जो थे वो कौन थे? वो गाना से बिलोंग करते हैं, और गाना जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक मुल्क है, एक कंट्री है। सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे वो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, और फर्स्ट रैंकर थे, मीन कि वो एक जैसे एक इंसान जो है वो ज़ीरो स्टार्ट करता है और फिर उसे ओहदा मिलता जाता है, और फिर वो बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच जाता है। तो ये सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे डायरेक्ट अपॉइंट नहीं हुए थे, बल्कि ये जो है स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए थे। तो फर्स्ट रैंकर जो है हम इन्हें कह सकते हैं। कंप्लीटेड 2 टर्म्स एज सेक्रेटरी जनरल, और इन्होंने सेक्रेटरी जनरल के तौर पे 2 टर्म्स जो हैं वो पूरी की थी। ये इनका ड्यूरेशन है 1997 to 2006। और उन्होंने डेप्टी सेक्रेटरी जनरल की जो है एक डिजिग्नेशन है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 1997 में, और वो 2018 में फौत हो गए थे। रिफ्ट वैली क्या है? एक डीप स्ट्रेच है, तकरीबन 7000 किलोमीटर, कंटिन्यूसली डीपेंड फॉर 40 to 50 ईयर्स, तकरीबन 40-50 साल से जो है ये स्ट्रेच जो है, या ये कह लें कि खाई है जो कि बढ़ती जा रही है। और ये मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो रेड कलर की जो है वो आप लोगों को एक लाइन नज़र आ रही है, जिसको मैं यहाँ से मार्क कर देती हूँ। इस तरह अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर ये एक जो है वो इसकी ज़मीन जहाँ से अलहदा होती जा रही है, ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट। तो ये मुसलसल जो है वो बढ़ती जा रही है, और उम्मीद की जा रही है कि अगर मज़ीद ये इसी तरह काम चलता रहा तो यहाँ से अफ्रीका का ये वाला पार्ट अलहदा हो जाएगा, इधर से ये वाला। और इस तरह से क्या होगा कि ये जो पार्ट अलहदा हो जाएगा इसका, वो उसको या तो फिर कॉन्टिनेंट कहा जाएगा, या फिर एक अलहदा से कॉन्टिनेंट, या फिर एक अलहदा से आइलैंड कहा जा सकता है। तो इसको कहते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इधर इसके ऊपर भी लिखा हुआ है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है, तो ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट था। जी, ये हमारा आज का अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में छोटा सा लेक्चर था, और इसको प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर हमारा परसों होगा। एक तो वर्ल्ड जियोग्राफी का, और दूसरा इस्लामिक स्टडीज़ का। मैथ्स का आज जितना हो चुका है उसी को प्रैक्टिस करें पूरे वीक में। फ्राइडे तक इंशाल्लाह ताला अपना होमवर्क कंप्लीट करें, और अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।